नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ। इसमें हम रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं या विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति तो रीति निरूपण की ही थी, लक्षण ग्रंथों का निर्माण ही है। यानी कि रीतिकालीन जो कवि थे उनकी प्रमुख प्रवृत्ति के तौर पर देखें तो रीति निरूपण करना ही या लक्षण ग्रंथों का निर्माण करना ही उनकी प्रमुख प्रवृत्ति है। तथापि विलासी राजाओं की विलास वृत्ति को तुष्ट करने के लिए इन्होंने श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी लिखी। इन्होंने रीति निरूपण के साथ साथ जो उस समय राजा थे उनको विलास वृत्ति को तुष्ट करने के लिए श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखी। इसलिए श्रृंगारिकता को भी रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति कहा जा सकता है। रीतिकाल के ज़्यादातर कवि राजाश्रय में रहते थे, यानी राजाओं के आश्रय में रहते थे। इसलिए राजाश्रयों या राजाओं के आश्रयदाताओं के दान पराक्रम आदि का अलंकारिक वर्णन करने से इन्हें धन की प्राप्ति भी होती थी। अतः राज प्रशस्ति भी इन कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति है। धार्मिक संस्कारों के कारण भक्तिपरक रचनाएं करके ये आत्मलाभ भी प्राप्त करते रहे और जीवन के कटु तिक्त व्यक्तिक अनुभवों को नीति का जामा पहनाकर नीति कथनों के रूप में भी व्यक्त करते रहे। कुल मिलाकर भक्ति और नीति को भी इन कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियों में शामिल किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में रीति निरूपण। रीति काव्य में कवियों द्वारा प्रचुर मात्रा में रीति निरूपण किया गया है। ये रीति निरूपण दो प्रकार का है। एक है सर्वांग निरूपण। सर्वांग यानी जिसमें काव्य के समस्त अंग जैसे रस है, छंद है, अलंकार, गुण, दोष, लक्षण, रीति, ध्वनि आदि का निरूपण, तो वो तो हो गया सर्वांग निरूपण। और दूसरा है विशिष्टांग निरूपण, जिसमें किसी एक लक्षण का निरूपण किया जाता है। तो रीतिकालीन जो कवि थे उन्होंने प्रचुर मात्रा में रीति निरूपण किया है। फिर है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता में हम देखें तो रीतिकाल के जो कवि हैं उन्होंने श्रृंगार पर बहुत ही प्रचुर मात्रा में काव्य रचनाएं की हैं। उन्होंने श्रृंगार वर्णन जो है इन कवियों का संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इन दोनों का चित्रण हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। एक ओर तो ये जो कवि थे वो शास्त्रीय बंधनों से युक्त थे, तो दूसरी ओर विलासी आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति ने इसे उस सीमा तक पहुंचा दिया जहां यह अश्लीलता का संस्पर्श करने लगा। संयोग चित्रण में जहां सुख का वर्णन है, संयोग चित्रण में जहां सुख वर्णन मिलता है, इसके विपरीत रति का भी चित्रण है, वहाँ क्या होती है कि अश्लीलता का समावेश हो गया। और जब वियोग वर्णन के अंतर्गत या वियोग पक्ष में हम देखें तो रीति मुक्त कवि जो घनानंद है उन्होंने हृदय की विकलता का मार्मिक और अनुभूति परक जो चित्रण किया है। लेकिन बिहारी जैसे कवियों ने विरह ताप एवं विरह जन्य कृष्णता का ऐसा ऊहात्मक चित्रण किया है कि कहीं कहीं वो हमें मजाक की हद तक पहुंच गया है। नायिकाओं के श्रृंगारिक हाव भाव एवं विशेष मुद्राओं का भी इसमें वर्णन और उनकी नक्सिक सौंदर्य का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। कहीं हमें उनका स्वकीय प्रेम के दृश्य उपलब्ध होते हैं तो कहीं परकीय प्रेम की प्रधानता हमें नजर आती है। इन कवियों ने श्रृंगार चित्रण में इंद्रिय सुख की प्रधानता, रूप लिप्सा, जो भोगे इच्छा और बाह्य सौंदर्य की प्रधानता दिखाई पड़ती है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों की इस श्रृंगारिकता पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अन्यन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपस्या आदि का उदात्त पक्ष उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं। ये डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार है।
फिर अगली जो विशेषता है हमारे वो है अलंकारिकता। रीतिकालीन कवियों में अलंकारिकता का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। इनका प्रयोग सायास प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अलंकारिकता के अंतर्गत जो केशव थे वो अलंकार विहीन कविता को सुंदर मानते ही नहीं। उनका तो वो तो ये मानते थे कि अगर जिस रचना में या कविता में अलंकार नहीं है वो सुंदर नहीं हो सकती, भले ही वह अन्य कितने ही गुणों से युक्त हो। यानी कि उसमें चाहे गुण, छंद, रस इनका कितना ही प्रयोग किया गया हो, लेकिन अगर उसमें अलंकार नहीं है तो वो कविता सुंदर नहीं हो सकती। वे यह भी कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता और मित्र। कविता वनिता यानी स्त्री और मित्र, ये सब जो हैं चाहे वो कितनी ही अच्छी जाति वाले हो, कितने अच्छे लक्षणों वाले हों, कितने अच्छे वर्णों वाले हों, लेकिन जब तक वो अलंकरण युक्त नहीं हो सकते या आभूषणों को धारण नहीं कर लेते तब तक उनकी सुंदरता की शोभा नहीं बढ़ सकती। कल्पना की ऊंची उड़ान, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति एवं पांडित्य प्रदर्शन रीतिकालीन काव्य में अलंकारिकता के कारण ही आया है। फिर अगली जो प्रवृत्ति है इनकी वो है प्रकृति चित्रण। प्रकृति महत्वपूर्ण स्थान रखती है रीतिकाल में, क्योंकि रीतिकालीन कवियों ने प्रेम का चित्रण किया है और देखा जाए तो प्रेम और प्रकृति को अलग नहीं कर सकते। रीतिकाल में आलंबन रूप में तो प्रकृति चित्रण क्या है कम हुआ है और उद्दीपन रूप में अधिक वर्णन किया गया है। या आलंबन रूप, आलंबन यानी सहारा प्रदान करना, और उद्दीपन यानी उद्दीप्त करना किसी भी भाव को, जैसे नायक नायिका के भावों को उद्दीप्त करने में प्रकृति अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे नायिका वियोग में व्याकुल है, रो रही है और उस समय अगर बारिश आ रही है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी नायिका के साथ रो रही हो, यानी उसके भावों को उद्दीप्त कर रही हो। नायिका जब प्रसन्न होती है तो ऐसा लगता है जैसे चारों ओर फूल खिल रहे हैं, प्रकृति भी प्रसन्न है। तो इस तरह नायिका के भाव को उद्दीप्त करने के लिए भी प्रकृति का सहारा रीतिकाल की जो कवि हैं उन्होंने लिया है। सेनापति प्रकृति चित्रण की दृष्टि से रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगली जो प्रवृत्ति है वो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ये रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति भी है, या कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों द्वारा की गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा जो हैं वही इसमें आश्रयदाताओं की प्रशंसा का वर्णन किया गया है। रीतिकाल के ज़्यादातर के अधिकांश जो कवि हैं वो राज दरबारों में आश्रय प्राप्त करते थे, राज दरबारों में रहते थे और अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वे काव्य रचना करते थे। देव ने जैसे अपने आश्रयदाता भवानी सिंह की प्रशंसा में भवानी विलास लिखा। सूदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित की रचना की। और इस तरह से जो उस समय रीतिकाल में ज़्यादातर जो कवि थे उनके द्वारा जो आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, यानी कि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। फिर अगली प्रवृत्ति है नारी चित्रण। रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु नारी चित्रण ही रहा है। नायिका के नक्शिक चित्रण से उन्होंने अधिक रुचि दिखाई है, यानी नक्शिक का उन्होंने ज़्यादा वर्णन किया है। नारी को रीतिकाल में भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। उसके जो अन्य रूप थे जैसे माता, भगिनी, देवी आदि का चित्रण उन्होंने नहीं किया, ओनली एक भोग विलास की वस्तु के रूप में उसका चित्रण किया। नारी के प्रति एकांकी दृष्टि के कारण वे उसकी सामाजिक महत्ता में उसकी श्रद्धा समन्वित गौरवमयी मूर्ति का चित्रण करने में समर्थ नहीं हुए। फिर है भक्ति एवं नीति। रीतिकालीन के जो सभी कवि हैं वो भक्ति से संबंधित काव्य रचना करते थे।
यानी भक्ति काल से संबंधित काव्य रचना उन्होंने की। इनके द्वारा रचित नीति एवं उपदेश परक काव्य में विषय की विविधता और प्रत्यक्ष जीवन की अनुभूतियों के दर्शन होते हैं। इनके द्वारा जो भी नीति एवं उपदेश परक काव्य रचे गए हैं उनमें इन्होंने अपने प्रत्यक्ष जीवन में जो भी देखा अनुभव किया उसी को उन्होंने काव्य रचना के रूप में प्रदर्शित किया या काव्य के रचना के रूप में व्याख्यायित किया। फिर इसमें डॉक्टर नगेंद्र ये कहते हैं कि रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उसके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट कर सके। यानी कि वहाँ के भौतिक रस की उपासना करते हुए उनका जो मन था वो इतना जर्जर हो चुका था, इतना उनमें नैतिक बल भी नहीं था कि वो भक्ति की में अनास्था प्रकट कर सके। फिर है काव्य रूप व भाषा। रीतिकालीन कवियों की जो मुख्य रूप से मुक्तक काव्य की रचना की है रीतिकाल के कवियों ने, क्योंकि उस समय मुक्तक काव्य लिखना आसान था, क्योंकि मुक्तक काव्य छोटा होता है, महाकाव्य प्रबंध काव्य ये बहुत बड़े हो जाते हैं और पढ़ने में भी बहुत लंबे हो जाते हैं। तो उस समय जो काव्य की भाषा थी वो ब्रज भाषा काव्य की प्रमुख भाषा रही है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बुंदेली, अवधी, फारसी आदि के शब्दों का भी इसमें प्रचुर प्रयोग किया गया है। बिहारी सतसई रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जा सकती है। बिहारी घनानंद, देव सेनापति, भिखारीदास, पद्माकर जैसे सशक्त कवियों में से संपन्न रीतिकाल निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है। तो दोस्तों आज हमने जाना रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में, और मैं आशा करती हूं कि ये क्लास आपको अच्छे से पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।